जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। आप सभी प्यारे साथियों को मेरा राम राम, नमस्कार। और सभी को भाई जय आदिवासी, जय बुंदेलखंडी, जय निमाड़ी। सभी राज्यों से जितने विद्यार्थी देख रहे हैं आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका साथी रजत सिंह शेखावत और हम प्रारंभ कर रहे हैं आज वही जो आपका ओलंपिक का टॉपिक चल रहा था, उसी ओलंपिक के टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और आज ओलंपिक के पूरे टॉपिक को हम समाप्त कर देंगे। इसी के साथ में आपका स्पोर्ट्स का अर्थात खेल का एक सामान्य परिचय अर्थात जनरल इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ स्पोर्ट्स का अर्थात खेल का सबसे बड़ा खेल आयोजन जो होगा ओलंपिक, वो भी समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद में हम अगली क्लास अर्थात मंडे से सोमवार से मिसलेनियस पढ़ने वाले अर्थात विविध पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी जहां से भी जिस राज्य से विद्यार्थी देख रहे हैं आप सभी को मेरा राम राम भाई। और हम क्या पढ़ेंगे मंडे से, तो मिसलेनियस पढ़ने वाले हैं। अगर आपको लग रहा है कि सर मिसलेनियस नहीं पढ़ाया है तो सोमवार से अगली क्लास से वही पढ़ने वाले। देखिएगा, इससे पहले तक हमने क्या पढ़ा था, तो मैं आपको एक साधारण सा परिचय देता हूं कि जो पिछली क्लास तक हमने पढ़ा था वो था, देखिएगा मेरे दोस्त, भारतीय ओलंपिक संघ। अर्थात मैंने क्या कहा था कि दुनिया में पिछली कक्षा हमने पढ़ा था दुनिया में सबसे बड़ी खेल एजेंसी जो है IOC अर्थात जिसे कहते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां तक कि हमने बात की थी अर्थात अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक परिषद के बारे में हमने चर्चा की थी, ठीक है ना। फिर हमने बात की थी OCA। क्या बात की थी हमने? OCA अर्थात इसका मतलब क्या था? ओलंपिक कमेटी ऑफ एशिया, ओलंपिक कमेटी ऑफ एशिया। इसके बाद में तीसरा अब क्या जाता है हमारा जाता है IOA अर्थात क्या जाता है? IOA मतलब क्या होता है? हो जाता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। मतलब दुनिया की सबसे बड़ी खेल एजेंसी, एशिया की सबसे बड़ी खेल एजेंसी और भारत की सबसे बड़ी खेल एजेंसी। खेल की जब बात कर रहे हो तो दुनिया की, एशिया की और भारत की सबसे बड़ी खेल एजेंसी का आपको पता होना जरूरी है। तो हमारे भारत की सबसे बड़ी खेल एजेंसी कौन सी है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, भारतीय ओलंपिक संघ। हमने यहां तक चर्चा की थी। तो हमने इससे पहले क्या देखा था, देखिएगा, इससे पहले हमने देखा था कि दोराबजी टाटा भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे। दूसरी बात करते हैं, नरेंद्र बत्रा भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान में एट प्रेजेंट अध्यक्ष है, 2020 की बात कर रहा हूं मैं भी। बात करते हैं राजू मेहता, तो वर्तमान में राजू मेहता इसके महासचिव अर्थात जनरल सेक्रेटरी की बात कर रहा हूं मैं। साथ ही साथ में आप देखिएगा इधर हमने पढ़ा था भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में। तो भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में हमने क्या पढ़ा था? यह भारत की सर्वोच्च खेल संस्था है। साथ ही साथ हमने जाना था कि ओलंपिक खेल हुआ, एशियाड गेम्स हुए, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो गेम्स होते हैं, खासकर इंटरनेशनल लेवल पर, वहां पर टीम का गठन करना, खिलाड़ियों का चयन करना, यह काम इसी का होता है। इसे 1927 में इसका स्थापना बताइएगा। जब भी कोई पूछे भारतीय ओलंपिक संघ, आपको गूगल जो है 1924 देगा, उसे नहीं बताना है। राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा 1927। साथ ही साथ में इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, किसकी बात करता हूं? भारतीय ओलंपिक संघ अर्थात इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, न्यू दिल्ली में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपसे बात हो चुकी मेरी। अब मैं आपको बताता हूं आज से हमें क्या पढ़ना है। नया टॉपिक मतलब की है ओलंपिक के अंतर्गत। देखिएगा यहां पर देखेंगे हेडिंग डली हुई है, इसे बहुत आराम से देखिए, समझिए। यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। आपने जितना भी इतिहास सुना है, आपने ऊपर जितना भी आपको ओलंपिक के बारे में पता होता है वो सारा यहां पर दिया है। क्या लिखा हुआ है? ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन। बिल्कुल सही है। प्रश्न जहां से निकल कर आएंगे वो यही है कि भारत का ओलंपिक में क्या प्रदर्शन रहा, भारत ने क्या किया ओलंपिक में, भारतीय टीम की उपलब्धियों को गिनाइए। अब हम भारतीय टीम की उपलब्धियों को गिनेंगे, साथ ही साथ में हम ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो देख लेना। पूरे वीडियो में से आपको कम से कम इस सिर्फ और सिर्फ भारत ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन, इससे कम से कम 30 प्रश्न निकल कर आएंगे। ऐसे 30 क्वेश्चन निकल कर आएंगे जो आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। देखिएगा क्या है, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको यहां पर एक बात बताता हूं। सबसे पहला ओलंपिक 1896 ईस्वी में हुआ था। इस बात पर हमने बहुत ज्यादा विस्तृत चर्चा की है। आपको नहीं पता तो फिर से मैं बता रहा हूं। सबसे पहला ओलंपिक, मॉडर्न ओलंपिक की बात कर रहा हूं, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में यह हुई थी मेरे प्यारे साथियों एथेंस से। ये एथेंस कहां पर है? तो यूरोप महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है ग्रीस, और उस समय पर इस ग्रीस को बोला जाता था यूनान। यूनान की राजधानी, या यूं कह सकता हूं वर्तमान में ग्रीस की राजधानी एथेंस में 1896 का ओलंपिक का आयोजन हुआ। ओलंपिक 1896 में ना भारत शामिल हुआ ना महिलाएं शामिल हुई। पहली बार जो ओलंपिक करवाया गया, इसमें मात्र और मात्र 14 देशों ने हिस्सा लिया था, इसमें भारत शामिल नहीं था। और यह ओलंपिक, अगर प्रश्न पूछा जाए, देखिएगा प्रश्न का बहुत शानदार,
इतने सारे ओलंपिक हुए, बताओ कौन सा ओलंपिक है, कौन सा ओलंपिक है जिसमें महिलाओं को हिस्सेदारी नहीं थी? तो सबसे पहला 1896 में। क्यों? क्योंकि अगला 4 वर्षों में जो हुआ था 1900 में, उसमें तो इन्हें महिलाओं को एंट्री दे दी थी। तो याद रखिएगा ओलंपिक हर 4 वर्ष में होता है, प्रत्येक 4 वर्ष, प्रत्येक 4 वर्ष में, प्रत्येक 4 वर्ष में। समझ में आ रहा ना? एवरी 4 ईयर्स, हर 4 सालों में होता है। यहां पर देखते हैं, बात करते हैं पेरिस का 1900 ईस्वी का, पेरिस का, फ्रांस का पेरिस में जो हुआ था पेरिस ओलंपिक 1900, समझ में आ रहा? 1900 में, 1900 ईस्वी का पेरिस में फ्रांस का जो था ओलंपिक जो आयोजन हुआ उसकी बात करते हैं। इस ओलंपिक में भारत की ओर से, समझिएगा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत की ओर से प्रथम बार नॉर्मन प्रिचार्ड, इनके पूरा नाम बताऊं तो ये आ की मात्रा हटा दीजिएगा, इनका पूरा नाम है नॉर्मन गिलबर्ट प्रिचर्ड, ये नाम है। ये व्यक्ति कौन है? तो ध्यान से सुनिएगा, 1900 में जब ओलंपिक का आयोजन हुआ, वो आयोजन हो रहा था पेरिस में, 1896 का हो चुका था, पेरिस में आयोजन हो रहा था, पेरिस में आयोजन हो रहा था। और वो पेरिस कहां पर है? फ्रांस की राजधानी। ठीक है भाई, हम कह रहे हैं भारत ने क्या किया, तो हम ये कह रहे हैं भारत ने ये किया कि इस ओलंपिक में कौन था? नॉर्मन गिलबर्ट प्रिचर्ड। ये इस नाम का व्यक्ति, ब्रैकेट में लिखा एंग्लो इंडियन, हिंदी में कहते हैं आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय अर्थात एंग्लो इंडियन नाम है नॉर्मन गिलबर्ट प्रिचर्ड। हालांकि इनके माता पिता विदेशी थे, दूसरे देश के रहे हैं, ब्रिटेन के थे ये, लेकिन इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। कहां हुआ था जन्म इनका? इनका जन्म कोलकाता में हुआ था, नॉर्मन प्रिचर्ड का। इन्होंने भाग लिया तथा 200 मीटर दौड़ में, किसमें? 200 मीटर दौड़ में 2 रजत पदक जीते, 2 रजत पदक अर्थात 2 सिल्वर मेडल जीते। मतलब आपको क्लियर कर दूं, 1900 का ओलंपिक आयोजित हुआ, यह आधुनिक ओलंपिक का दूसरा आयोजन था। इस आयोजन में महिलाओं को पहली बार हिस्सेदारी मिली। साथ ही साथ एक व्यक्ति जिसका नाम है नॉर्मन गिलबर्ट प्रिचर्ड, जन्म इनका कोलकाता में हुआ, शिक्षा दीक्षा कोलकाता में हुई। 1905 से ब्रिटेन में रहने लगे, लेकिन उस समय पर भारत जो था ब्रिटिश के अंतर्गत आता था, अर्थात ब्रिटिश भारत कहलाता था। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि नॉर्मन प्रिचर्ड जो है भारत के लिए पहला मेडल विजेता है, क्योंकि अब इसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई। यहां पर क्या लिखा है? यह ओलंपिक में भारत का पहला पदक है, भारत का पहला पदक है। लेकिन याद रखिएगा, हाल ही में 2004-5 में फील्ड याद रखिएगा, ट्रैक एंड फील्ड नामक किताब छपी। ट्रैक एंड फील्ड नामक किताब ये कहती है कि नॉर्मन प्रिचर्ड ने जो मेडल जीता था, वो जो था मेडल, वो भारत का नहीं बल्कि किसका था? ब्रिटिश का था, क्योंकि उस समय भारत गुलाम था। दूसरी बात, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है IOC, जिसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है, वो ये कहती है कि नॉर्मन प्रिचर्ड उस समय पर शामिल भारत की तरफ से हुए थे। और आज भी जब भारत के 28 मेडल गिने जाते हैं, टोटल भारत के जब 28 मेडल ओलंपिक में गिने जाते हैं, तो इन 28 में इन 2 मेडल को भी शामिल किया जाता है। इस कारण से मेडल ब्रिटिश के नहीं बल्कि भारतीय हुए। तो ये बड़ा असमंजस की स्थिति है, लेकिन एक नाम मैं बताऊंगा जो आजादी के बाद मेडल जीतता है, वो नाम भारत के लिए सही होता है और वो उत्तर माना जाता है। आगे देखेंगे 1900 में क्या हुआ? 1900 ईस्वी के ओलंपिक में ही महिलाओं को पहली बार भागीदारी मिली थी। यह आपके लिए पत्थर की लकीर हो सकता है प्रश्न। यह प्रश्न कई जगह, कई मर्तबा, बहुत ज्यादा बार पूछा गया कि महिलाओं को ओलंपिक में भागीदारी कब दी गई थी। तो सन 1900 की बात कर रहा हूं मैं, फ्रांस पेरिस के 1900 के ओलंपिक में महिलाओं को पहली बार भागीदारी दी गई थी। तीसरा प्रश्न देखिए, इसी वर्ष ब्रिटेन के कहने पर पहली बार एवं एकमात्र बार क्रिकेट को ओलंपिक प्रदर्शनी मैच में शामिल किया गया। हालांकि क्रिकेट ओलंपिक आयोजन में नहीं खेला जाता है, लेकिन उस समय पर ब्रिटेन बड़ा महान देश था, मतलब उसकी ताकतें थी। सन 1900 की बात कर रहा हूं, हमारी आजादी से 47 साल पहले। ब्रिटेन क्रिकेट का जन्मदाता है और इसका कहना था कि क्रिकेट हम बहुत अच्छा खेलते हैं, तो क्रिकेट को इसमें शामिल किया जाए। मुझे बताइए 10-10 दिन के 15-15 दिन के आयोजन होते हैं, जिसमें से क्रिकेट उस समय पर टेस्ट जैसे क्रिकेट मैच को, टेस्ट ही चलता था, वनडे नहीं था, टेस्ट क्रिकेट जो 5-5 दिन चलता था, उसे शामिल करना ये कौन सी भलाई थी। तो इसे सिर्फ एक प्रदर्शनी मैच के तौर पर कि ये खेल है जो ऐसा खेला जाता है, लोगों का रुझान बढ़े, क्रिकेट को एक प्रदर्शनी मैच के रूप में शामिल किया गया था। उसके बाद से क्रिकेट कभी शामिल नहीं हुआ है और ये क्वेश्चन SSC में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न याद रखिएगा
क्रिकेट को किस वर्ष में ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था? सन आएगा 1900 की बात कर रहा हूं। अगर 1900 ना पूछे तो पूछेगा कौन से ओलंपिक में, तो उत्तर देना पेरिस फ्रांस ओलंपिक में। क्लियर हुआ? यहां जो 3 प्रश्न है, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपके काम का नहीं है, क्योंकि मैंने इस स्लाइड में प्रश्न लिए ही नहीं है जो आपके काम के नहीं है। मैं आपको पुनः बोल देता हूं, आज आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ओलंपिक शुरू हुआ तब से लेकर आज तक जितने भी ओलंपिक हुए वहां पर। पहला ओलंपिक 1896 ईस्वी में हुआ, उसमें महिलाओं ने हिस्सेदारी नहीं ली, भारत ने हिस्सेदारी नहीं ली। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यह ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुआ। ग्रीस का ही नाम, पुराना नाम यूनान है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। इस 1900 ओलंपिक की बात करते हैं। दूसरा ओलंपिक था, यह पेरिस में हो रहा था, जो कि फ्रांस की राजधानी यूरोप महाद्वीप है। बात करते हैं इस ओलंपिक में भारत की ओर से कौन शामिल हुआ था? नाम है नॉर्मन गिलबर्ट प्रिचर्ड। जन्म कोलकाता में हुआ, लेकिन इनके माता पिता ब्रिटिश थे। ये खुद 1905 में जाकर ब्रिटेन में रहने लगे थे। इन्होंने रनिंग में एथलीट थे, 2 सिल्वर मेडल अर्थात 2 रजत पदक जीते इन्होंने। और याद रखिएगा, यह भारत को मिलने वाला पहला मेडल था, लेकिन उस समय भारत आजाद नहीं था। यह बात को आप ध्यान रखिएगा। 1900 ईस्वी में आपको एक बात बता दूं, यहां आप अंदाजा मत लगाना कि भारत 1900 में शामिल हो गया था। भारत 1900 में शामिल नहीं हुआ था, क्योंकि इसे किसी भारतीय सरकार ने नहीं भेजा था, बल्कि इसे अंग्रेजों ने भेजा था। जो गिलबर्ट थे, प्रिचर्ड थे, उनको अंग्रेजों ने भेजा था। हालांकि जब भारत शामिल हुआ तब भी अंग्रेजों के अधिकार में था, लेकिन ऐसा व्यक्ति था जिसे अंग्रेजों ने अपनी तौर से भेजा था, ब्रिटिश भारत का कहकर। समझ में आ रहा है? तीसरा प्रश्न आता है, महिलाओं को पहली बार हिस्सेदारी कब मिली? तो 1900 के पेरिस ओलंपिक में मिली। तीसरा प्रश्न आता है, क्या कभी क्रिकेट ओलंपिक में शामिल हुआ? जी हां, वर्ष 1900 में पेरिस फ्रांस के ओलंपिक में क्रिकेट एक प्रदर्शनी मैच के तौर पर शामिल हुआ था, और उसके बाद से फिर कभी शामिल नहीं हुआ। इतने प्रश्न अगर आपको समझ में आए हो तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आगे पढ़ाना शुरू करता हूं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट पर आइए। इसका भी ले लीजिए, आपको लेना हो तो, खाली पेज का। दूसरा देखिएगा, अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है ओलंपिक 1904 का, जिसे कहते हैं सेंट लुई ओलंपिक। देश होता है अमेरिका। हमेशा याद रखना ओलंपिक की खासियत है। क्या खासियत है? खासियत यह है कि वो जहां पर होता है उसी नाम से ओलंपिक जाना जाता है। मतलब अगर वो हुआ है ब्राजील में तो उसे मतलब ब्राजील के किसी शहर में तो होगा ना, तो हम उसे कहेंगे रियो ओलंपिक। अगर वो चाइना में हुआ, चाइना में जिस शहर में हुआ, बीजिंग, तो बीजिंग ओलंपिक। समझ में आ रहा? फ्रांस में हो, फ्रांस में पेरिस में पेरिस ओलंपिक। उसी तरह से अमेरिका के सेंट लुई में हुआ तो इसे कहते हैं सेंट लुई ओलंपिक। पर मैं देश लिख रहा हूं जिससे पता चले कि ये शहर कहां पर है, अमेरिका में। कब हुआ? 1904 ईस्वी का। तीसरा ओलंपिक चल रहा था, यहां नाम 2 है, लेकिन पहला 1896 में आपको बता चुका हूं। इसमें भारत शामिल हुआ ही नहीं, तो हमें कोई बात करनी नहीं। फिर बात करते हैं 1908 ईस्वी का लंदन, ब्रिटेन का ओलंपिक। ब्रिटेन में था लंदन। लंदन में 1908 का लंदन ओलंपिक हुआ। अब इस ओलंपिक की खासियत देखिएगा, क्या लिखा है? इसमें भारत शामिल नहीं हुआ। बिल्कुल सही है, भारत शामिल नहीं हुआ, लेकिन इसके अलावा कोई प्रश्न बन सकता है। हाँ, यहां पर नोट लगाकर मैंने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई है। वो क्या है? सर्वाधिक 3 बार। एक एक शब्द को समझिएगा तब जाकर उत्तर आएंगे, वरना आप परेशान हो जाओगे। सर्वाधिक 3 बार ओलंपिक का आयोजन करवाने वाला एकमात्र शहर लंदन है। हर बात पर ध्यान देना। एकमात्र मतलब इससे ज्यादा किसी ने नहीं करवाया। शहर का मतलब मैं शहर की बात कर रहा हूं, देश की बात नहीं कर रहा हूं। देश की बात नहीं कर रहा हूं, शहर। किसी देश के अंदर, जैसे कि भारत के अंदर मुंबई ने सबसे ज्यादा आयोजन करवाए, पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत ने सबसे ज्यादा कर। मान के चलो भारत के मुंबई में 3 बार कोई खेल आयोजन हुआ है, पर जरूरी तो नहीं दुनिया में पूरे देश से ज्यादा भारत में ही हुआ है। हो सकता है कि इंग्लैंड में 5 बार हुआ हो। मैं शहर की बात करूं तो सबसे ज्यादा ओलंपिक आयोजन करवाने वाला शहर लंदन है। एकमात्र शहर है। कितनी बार करवाया? 3 बार। मैं आपको बता दूं 3 बार कब कब। एक तो दिख रहा है आपको 1908 में, ये 1908 में करवाया। दूसरा होता है सेकंड वर्ल्ड वॉर के समाप्त होने के बाद 1948 में, और फिर अभी हाल ही में हुआ था 2012 का लंदन ओलंपिक। तो 3 बार लंदन ओलंपिक हो चुके हैं, जो कि एक शहर के हिसाब से सबसे ज्यादा है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1912 का स्टॉकहोम में हो रहा स्वीडन ओलंपिक। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? स्टॉकहोम का 1912 का ओलंपिक, हम इसे भी कह सकते हैं, इसमें भी भारत शामिल नहीं हुआ। इस कारण से आपको ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट भारत 1920 में शामिल होगा।
1916 ईस्वी का बर्लिन ओलंपिक जो कि जर्मनी में होना था, लेकिन क्या लिखा हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण रद्द हो गया। कितना सरल है, कितना सरल है ओलंपिक को पढ़ना। इस सरल वे में आप देखोगे तो आपको खुद को समझ में आ रहा होगा कि हां सर वाकई में ओलंपिक में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा है पढ़ने को, बिल्कुल ज्यादा है, पर परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारी जानकारी के लिए मैं आपको बिल्कुल बहुत बढ़िया पढ़ा रहा हूं, लेकिन बहुत सरल वे में। देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जानिए क्या बात कर रहा हूं मैं। इस स्लाइड से क्या क्या प्रश्न निकले, इस स्लाइड से सबसे पहले प्रश्न निकले, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, पर एक बात याद रखिएगा, लंदन जो शहर है उससे लेना देना है। 1908, 1948 और 2012, समझ में आ रहा है, 1908, 1948 और 2012, ये 3 बार एकमात्र शहर जिसने एक ही जगह पर ओलंपिक का आयोजन करवाया लंदन है। स्वीडन, भारत शामिल नहीं हुआ। 1916 में बर्लिन में होना था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण नहीं हुआ। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं और देखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न ये देखते हैं। 1920 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 1920 का ये ओलंपिक कहां पर हो रहा था, कितनी बार चर्चा की हमने पिछले लेक्चर्स में। जिन विद्यार्थियों को पीछे इससे पहले का आपने कुछ नहीं देखा है, तो आपको मैं बता दूं, सत्यादि शर्मा क्लासेस पर आपको लिखा हुआ मिलेगा स्पोर्ट्स, या फिर उसमें लिखा मिलेगा स्पोर्ट्स से बीच में लिखा मिलेगा ओलंपिक पार्ट 1, ओलंपिक पार्ट 2, ये चल रहा है ओलंपिक पार्ट 3, इसके साथ में कर देंगे ओलंपिक को समाप्त। नए विद्यार्थी अगर इस चैनल पे है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सारी क्लासेस लाइव चलती है, सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है। मेरा सुबह 10 से 11:30 भी लेक्चर रहता है, इंग्लिश भी है, मैथ्स भी है, और साथ में देखा जाए आपको तो हिंदी भी है, साइंस भी है, जीके भी है, और साथ में मिसलेनियस और स्पोर्ट्स की क्लास भी है। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ में इस वीडियो को आप लाइक करते चलिएगा। देखिएगा, 1920 के एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक की बात करता हूं। क्या हुआ था आपको समझना होगा, आपको ध्यान केंद्रित करना होगा। आधिकारिक तौर पर भारत ने 6 खिलाड़ियों के साथ पहली बार प्रवेश किया। कितने खिलाड़ियों के साथ? 6 खिलाड़ियों के साथ। समझिएगा, वो जो 1900 की बात कर रहे हैं, नॉर्मन गिलबर्ट पिचर्ड, वो भाई साहब एक तो भारतीय नहीं थे, भारत में जन्मे जरूर थे, लेकिन हमारे देश में एक उपाधि होती है, एक पद होता है एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय, अर्थात माता पिता विदेशी हो, समझ में आ रहा है, ब्रिटिश हो, और साथ में जन्म इंग्लैंड मतलब भारत में हुआ, उनका कोलकाता में जन्म हुआ था, लेकिन कोई भारतीय नहीं था और भारत की तरफ से भेजा नहीं गया था। लेकिन जहां पर पूरी टीम जाती है, अरे वो तो अकेले गए थे ना, टीम जाना चाहिए ना, ओलंपिक में टीम जाती है, ऐसा थोड़ी ना है कि शादी में खाने का बुलावा है अकेला चला गया, टीम जाती है। तो टीम में 6 खिलाड़ी पहली बार गए थे 1900 में। तो प्रश्न बनाइएगा, रुक जाइएगा मेरे प्रिय बंधुओं, प्रश्न ये है कि भारत पहली बार ओलंपिक में कब शामिल हुआ, तो लिख के आइएगा 1920 ईस्वी में। गलती से भी 1900 लिखकर मत आना, मैं सीधे वे में बोल रहा हूं, आपको ये जो दिख रहा है बिल्कुल सटीक है, सत्य है, आपका उत्तर गलत नहीं होगा। आप बस याद रखिएगा 1900 लिखकर नहीं आना है, 1920 लिखकर आना है। कारण आपके सामने है, बता चुका हूं मैं। आगे देखेंगे, 1924 में फिर से पेरिस में ओलंपिक हुआ, और ये कहां पर हुआ? पेरिस, फ्रांस में हुआ। अब हम देखते हैं कि इसमें जो होगा भारत शामिल हुआ। क्या लिखा हुआ है? भारत शामिल हुआ। अब मैंने सिर्फ इतना क्यों लिखा, भारत शामिल हुआ? भारत शामिल तो हुआ, लेकिन कोई मेडल नहीं मिला, ना 1920 में कोई मेडल मिला, ना 1924 में कोई मेडल मिला। समझ रहे हो ना, शामिल हुआ था। आगे चलते हैं, 1928 में यह होता एम्स्टर्डम, हॉलैंड में। हॉलैंड कहूं या मैं इसे फिर कहूं नीदरलैंड, आपको समझना होगा कि हॉलैंड का ही नाम क्या आता है? नीदरलैंड आता है। प्यारे भाइयों, 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक हॉलैंड से पहले याद करो, भारत में 1927 में एक ओलंपिक समिति बन चुकी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसे कहते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, IOA। समझ में आ रहा है? अभी पढ़ा मैंने 1927 में। क्यों बनी? हमारे भारतीयों को ना तो 1920 में कुछ मिला, ना उन्हें 1924 में कुछ मिला, सिर्फ मिला तो निराशा, क्योंकि कोई व्यक्ति उन्हें एक जरा सी सहायता देने को तैयार नहीं था। तब दोराबजी टाटा, मैंने आपको बताया है, IOC के पहले अध्यक्ष, IOA के पहले अध्यक्ष थे दोराबजी टाटा। कौन थे? दोराबजी टाटा। टाटा कंपनी पढ़ते हैं ना उनके, टाटा स्टील कंपनी। दोराबजी टाटा ने कहा कि मैं फंड दूंगा, मैं अपने भारतीय खिलाड़ियों की मदद करने को आगे होता हूं, बनाओ एक संघ बनाओ और भारतीयों को मदद दो। अरे जो इतिहास के पन्ने पलटे, जो स्वर्णिम अक्षरों में एक नाम लिखाया, वो ये था कि 1928 के ओलंपिक में भारत शामिल हुआ, हॉलैंड में गया और वो जादू दिखाया। हम कहते हैं भारत को हॉकी का पहला स्वर्ण पदक मिल गया। हॉकी में
हॉकी का पहला स्वर्ण पदक मिला किसको? भारत को। और इस टीम के कप्तान थे जयपाल सिंह मुंडा। क्या, कौन थे कप्तान? जयपाल सिंह मुंडा। 1928 में पहली बार भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक में शामिल हुई। था यह कि उस समय पर एक बालक जिसकी उम्र थी मात्र 23 साल। क्यों? क्योंकि 1905 में उनका जन्म हुआ था। नाम था मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद आर्मी में थे, इस कारण से उन्हें मेजर की उपाधि दी जाती है। उनका वास्तविक नाम था मेजर ध्यान सिंह। मैं अभी आपको उनके बारे में और बताने वाला हूं। उन्हें आर्मी की टीम की ओर से वो कई बार खेले थे। आर्मी की टीम की ओर से वो न्यूजीलैंड में गए थे। सुनिएगा, 1928 के ओलंपिक से पहले की बात कर रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1928 की टीम से पहले वो न्यूजीलैंड में गए थे। न्यूजीलैंड में भारत ने हॉकी का मैच खेला। भारत ने एक मैच हारा और 18 मैच जीते थे, जिसमें ध्यान सिंह ने बहुत तगड़ा प्रदर्शन किया था। इस कारण से 1928 के ओलंपिक में जयपाल सिंह मुंडा की कप्तानी में मेजर ध्यानचंद भी खेल रहे थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि एक मैच में भारत ने 28 गोल किए थे और उस 28 गोल में से 11 गोल अकेले मेजर ध्यानचंद के थे। और हॉकी में भारत का जलवा ऐसा चला कि देख के चलो, आप क्या लिखा हुआ है, नोट लिखा हुआ है, भारतीय हॉकी टीम को पूर्व का तूफान कहा जाता था। पूर्व का तूफान। पूर्व का तूफान मतलब आप देखा जाए तो ये यूरोप महाद्वीप है। इस यूरोप महाद्वीप के ईस्ट में हम, पूर्व में भारत आता है। तो यूरोपीय देश जो हो गए, अमेरिकी देश, वो हमें क्या कहते हैं? ईस्ट के देश कहते हैं, हमें पूर्व का देश कहते हैं। तो पूर्व का तूफान, क्योंकि पूर्वी देशों के जितने भी देश थे उन सब में हॉकी के तूफान के नाम से जाना जाता था। तो पूर्व का तूफान भारतीय हॉकी टीम को कहा जाता था। तो इतिहास से, ओलंपिक इतिहास से प्रश्न बन सकता है कि किस खेल की टीम को, भारतीय खेल की टीम को हॉकी का मतलब पूर्व का तूफान कहते थे? तो भारतीय हॉकी टीम का। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि मैं आपको आगे वाली स्लाइड और अच्छे से समझा सकूं। प्रश्न सारे के सारे बनेंगे आपको। चलिए, समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। यह लिखा हुआ है, यह बहुत मजेदार बात है, यह बहुत मजेदार किस्सा है, बहुत मजेदार किस्सा है। देखिएगा, लिखा हुआ है 1932 का लॉस एंजल्स, जो कहां पर है? अमेरिका में। फिर अमेरिका में आयोजित हो रहा है। लॉस एंजल्स में फिर से आयोजित हुआ क्या? फिर से आयोजित हुआ ओलंपिक। समझिएगा, भारत को हॉकी में दूसरा स्वर्ण पदक मिला। मतलब भारत फिर जीत गया ओलंपिक में। भारत ने फिर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। साथ ही साथ नोट लिखा हुआ है, मेजर ध्यान सिंह, जिन्हें आप कहते हैं मेजर ध्यानचंद, को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? मैं बता रहा हूं। इनकी आत्मकथा का नाम गोल है। जो प्रश्न बनने हैं वह बिल्कुल स्पष्ट है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद ने अपनी एक आत्मकथा लिखी है जिसका नाम क्या है? गोल। गोल के नाम से आत्मकथा आप जानते हैं। ओलंपिक में सर्वाधिक 101 गोल का विश्व रिकॉर्ड है। अरे मेजर ध्यानचंद साहब के नाम पर एक रिकॉर्ड है जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। वो है एक बंदे का, एक अपने खिलाड़ी, व्यक्तिगत तौर पर एक ही खिलाड़ी का ओलंपिक में वर्ल्ड में नहीं, अरे पूरे अंतरराष्ट्रीय खेलों में तो इनके 300 से ज्यादा गोल है। सिर्फ ओलंपिक में 101 गोल का रिकॉर्ड है। किनका? मेजर ध्यानचंद साहब का। मेजर ध्यानचंद साहब का जन्म 1905 ईस्वी में 29 अगस्त को हुआ था और इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 1979 ईस्वी को हुई थी, बीमारी कैंसर के कारण। मेजर ध्यानचंद साहब का जन्म देखिए, जन्म तारीख दिख रही है आपको 29 अगस्त। याद रखिएगा, इसी तारीख पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। आपको मैं बता दूं, नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन को समर्पित किया गया है। यह दिवस हमारे लिए सामान्य हो सकता है, अन्य राज्यों के लिए, लेकिन पंजाब, हरियाणा, पंजाब प्रांत जैसी जगहों पर इस खेल को बखूबी, इस दिवस को बहुत अच्छे से मनाया जाता है, क्योंकि हॉकी का सबसे ज्यादा प्रचलन भी उधर ही है। और मेजर ध्यानचंद की बात करें तो स्पोर्ट्स से रुझान भी उधर ज्यादा दिखता है। तो आपसे कह सकता हूं 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह भी प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कौन से दिवस किस तारीख को मनाए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है। बात कर रहा हूं, दूसरा स्वर्ण पदक मिला 1932 के लॉस एंजल्स में। ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है और इनकी आत्मकथा का नाम गोल है। इनका जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था 29 अगस्त 1905 ईस्वी में और 1979 में 74 ईयर की एज में इनकी कैंसर के कारण मृत्यु हो जाती है। आप इन्हें देखिएगा और इनके बारे में कुछ और विशेष तथ्य बताता हूं। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, आप देखिएगा। मैं बात कर रहा था मेजर ध्यानचंद साहब की, मेजर ध्यानचंद साहब की बात कर रहा था मैं। तो अब देखिएगा हुआ क्या था। मेजर ध्यानचंद साहब की बात करता हूं मैं।
तो मेजर ध्यानचंद साहब, इनका ध्यानचंद कैसे नाम पड़ा देखिएगा। ये जो थे ऐसे खिलाड़ी थे कि इन्हें ज्यादा सुविधाएं मिली नहीं, ज्यादा सुविधाएं नहीं मिली। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मेजर ध्यानचंद साहब की बात कर रहा हूं। ये देखिएगा, इन्हें ज्यादा सुविधाएं नहीं मिली, आप देख पा रहे होंगे सुविधाओं का अभाव रहता था। तो एक बार देखा गया कि अपनी प्रैक्टिस चांद की रोशनी में कर रहे थे। रात में चांद का कितना उजाला होता है आप सोचिएगा। उस चांद की रोशनी में अभ्यास किया करते थे और वो अभ्यास उनको इस कदर रास आया कि आप देखोगे तो एक बार उनकी हॉकी स्टिक ऑस्ट्रेलिया में चेक की गई, ऑस्ट्रेलिया में हॉकी स्टिक चेक की गई कि ये बंदा जहां से गेंद को टच करता है वहां से गेंद छूटती नहीं है, चिपक सी जाती है, क्या कारण है? लेकिन वो एकदम सामान्य से पाए गए और हॉकी का जादूगर इन्हें नाम दिया गया। मेजर ध्यानचंद का एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड है जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया, वो है 101 गोल करने का। साथ ही साथ मेजर ध्यानचंद जी का एक रिकॉर्ड है कि 1932 में जब वो खेल रहे थे उस समय पर, याद रखिएगा, अमेरिका से, ये यहां की बात कर रहा हूं मैं, ये कहां पर हुआ था? अमेरिका से। फाइनल में अमेरिका की टीम थी और भारत की टीम थी, फाइनल में अमेरिका की टीम थी और भारत की टीम थी। अकेले ध्यानचंद साहब ने इसमें 10 गोल किए थे। मेजर ध्यानचंद जी ने 10 गोल किए थे अकेले ने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही कारण था कि भारत की हॉकी की पहचान ऐसी हो चुकी थी कि 1936 का ओलंपिक हाहाकार मचाने वाला था और वो हुआ भी कहां? वाकई में हाहाकार मचाने वाला, क्योंकि एक तानाशाह के इलाके में हुआ, देश में हुआ। नाम था एडोल्फ हिटलर, जिसे कहा जाता था फ्यूरर। क्या कहा जाता था? फ्यूरर। ये देखिएगा, देखिएगा 1936 का बर्लिन ओलंपिक जर्मनी में आयोजित होना था। भारत ने हॉकी में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता, तीसरा गोल्ड मेडल जीता। कहानी सुनिएगा, कहानी सुनिएगा। इसमें आपको ध्यान रखना है, इस टीम के कप्तान स्वयं मेजर ध्यानचंद जी थे। पहले के थे जयपाल सिंह मुंडा और तीसरे में बना दिए गए कौन? मेजर ध्यानचंद। अब सुनिएगा, एडोल्फ हिटलर उस समय पर बड़ा तानाशाह था। 1916 में प्रथम विश्व युद्ध के कारण बर्लिन में ही होने वाला था, लेकिन टल गया। एडोल्फ हिटलर को लगा कि यह वाला ऐतिहासिक ओलंपिक होना चाहिए। इस कारण से उसने, आपको याद होगा कि आपको मैं यहां पर बता दूं, आधुनिक मशाल की शुरुआत हुई थी, एडोल्फ हिटलर ने करवाई थी। आधुनिक मशाल मतलब मशाल सभी देशों में दौड़ाई जाएगी ताकि सबको पता चले कि जर्मनी में ओलंपिक हो रहा है। याद आया? तो आपको बहुत याद करने का शानदार तरीका बता दिया। 1936 में, वर्ष याद रहे ना रहे, आपको याद रहेगा कि जर्मनी में हुआ था सर। दूसरी चीज देखिएगा, इसमें क्या हुआ था? इस टीम के कप्तान मेजर ध्यानचंद साहब थे। सामने फाइनल में टीम थी जर्मनी की, जर्मनी की टीम सामने थी। जर्मनी के साथ में जो खेल रहा था वो देश था कौन सा? भारत। भारत और जर्मनी का मैच होना था। माहौल इतना तनातनी का था कि भारत, जर्मनी के लोग कुछ भी करें, खिलाड़ी कुछ भी करे, हॉकी स्टिक मारे, पैर लगाकर फेंक दे, गालियां थे, बिसिल नहीं बज रही थी। लेकिन भारत के खिलाड़ी अगर थोड़ी सी भी गलती करते थे तो बिसिल बज जाती थी और जनता चिल्लाने लगती थी। बड़ा डर का माहौल था। उसके बीच में भी एडोल्फ हिटलर को 7 मिनट में ग्राउंड छोड़ने को मजबूर कर दिया था, क्योंकि दनादन 2 गोल दाग दिए थे मेजर ध्यानचंद साहब ने। जब भारत ने यह फाइनल जीता और स्वर्ण पदक जीता, तो जब पदक देने के लिए एडोल्फ हिटलर आया तो हिटलर ने सभी से तो सामान्य परिचय किया, लेकिन मेजर ध्यानचंद से परिचय करते समय ध्यानचंद से कहा कि तुम अगर हमारे जर्मनी में आ जाओ तो आपको हॉकी खिलवाएंगे और हमारे जर्मनी के खिलाड़ियों को आप हॉकी खिलाइएगा, सिखाइएगा और सारी अपार सुविधाएं हम तुमको देंगे। लेकिन देश के प्रति निष्ठावान मेजर ध्यानचंद साहब ने उस समय पर उस व्यक्ति को मना कर दिया जिसके सामने ना बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। यह बात खबर में, सुर्खियों में कुछ यूं आई कि अगले दिन यह नहीं छपा कि भारत ने जर्मनी को हराया, खबर छपी फ्रंट पेज पर कि मेजर ध्यानचंद ने हिटलर को हराया और बड़ा गर्मा गर्मी का माहौल बन गया। वहां से भारतीय टीम को निकलने में भी बड़ी दिक्कत होने लगी थी। यह बात ध्यान रखिएगा। तीसरा मेडल जीता था किसने? भारत ने। फिर बात करते हैं 1940 में, बहुत सरल है भाई। 1940 में टोक्यो जापान में होना था। यह पहला एशियाई देश था जहां पर क्या होना था? ओलंपिक होना था, किंतु सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण रद्द हो गया। 1 सितंबर पुण्यात्मा दिवस, 1 सितंबर 1939, 1 सितंबर 1939 से युद्ध प्रारंभ हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसके कारण 1940 में नहीं हुआ। मैंने कल बताया था कब कब नहीं हुई, यहां पर सुन लो। 1944 ईस्वी में लंदन में होना था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल ही रहा था, क्योंकि वो 2 सितंबर 1945 तक चला था। इस कारण से 1944 का ओलंपिक भी नहीं हो पाया था। ठीक है ना? 1948 ईस्वी में ब्रिटेन में फिर से लंदन में ही हुआ और भारत को फिर से हॉकी में चौथा स्वर्ण पदक मिला। तो भारत ने हॉकी में कितने पदक जीत लिए? 4 स्वर्ण पदक जीत लिए 1948 तक। अब चलते हैं इससे आगे।
ठीक है साथियों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। यहां पर आइए, अब बात कर रहा हूं मैं 1952 के 1952 के हेलसिंकी अर्थात फिनलैंड के ओलंपिक की। बहुत खास हो जाता है, बहुत खास हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहां से वो प्रश्न निकलेगा जो कई मर्तबा आपको परेशान कर चुका है और परीक्षा सारी इसी को पूछती है। मैं बताता हूं प्रश्न क्या है। प्रश्न को निकालिएगा, जल्दी से सुनिएगा, पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये एक बहुत बड़ी स्टोरी, इसमें बहुत बढ़िया स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। उसको सुनने के बावजूद भी अगर आपको अच्छा ना लगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सब दोस्तों के बीच में। देखिएगा 1952 के हेलसिंकी फिनलैंड ओलंपिक की मैं बात कर रहा हूं। तो बात है उस समय की जब खसाबा दादा साहेब जाधव, अर्थात जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में आप जानते हैं केडी जाधव। जी हां, केडी जाधव साहब पहले भारतीय व्यक्ति बने जिन्होंने भारत को ओलंपिक में मेडल दिलवाया। कैसे? देखिएगा, भारत के ओलंपिक का पहला व्यक्तिगत पदक किसने दिलवाया था? केडी जाधव ने। अंडरलाइन कीजिएगा, सुनिएगा। 1896 में ओलंपिक शुरू हुए। 1900 में ओलंपिक में नॉर्मन गिलबर्ट प्रिजर्ड ने एंट्री ली, लेकिन वो भारतीय मूल के नहीं थे। 1928 में भारतीय टीम ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता, पर मुझे बताओ उस टीम में खिलाड़ी कितने थे? 11। क्या किसी एक व्यक्ति ने जीता? नहीं, 11 ने जीता। हम इसलिए बात कर रहे हैं व्यक्तिगत पदक, मतलब एक व्यक्ति अपने दम पर कोई मेडल जीतता है, उसकी बात करें तो पहली बार भारत को 1952 में मिला। पूछा जाता है, एसएससी का प्रश्न है कि हेलसिंकी ओलंपिक में मिला था, तब बना दिया। 52 ना पूछकर हेलसिंकी पूछ लिया। हमारे पास सब कुछ लिखा हुआ है। हॉकी में भारत ने लगातार 5वां स्वर्ण पदक जीत लिया। कब की बात कर रहा हूं? 28, 32, 36, 48, 52, लगातार 5वां स्वर्ण पदक जीत लिया। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या लिखा हुआ है? ओलंपिक में भारत को पदक दिलवाने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति। भारतीय मूल के मतलब भारत में जिसका जन्म हुआ, भारत में जिनकी मृत्यु, भारत में रहते थे, भारतीय मूल के व्यक्ति केडी जाधव साहब ने कुश्ती में कांस्य पदक दिलवाया। अर्थात कांस्य पदक मैं कह सकता हूं ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल। केडी जाधव साहब पहले भारतीय बने जिन्होंने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया। अर्थात कोई सा भी मेडल जो आज तक भारत को मिला है व्यक्तिगत, एक व्यक्ति के दम पर, वो था ब्रॉन्ज मेडल, और वो है केडी जाधव साहब। समझ में आ रहा है? इनके जीवन पर एक किताब लिखी गई है, उसका नाम है ओलंपिक वीर। मैं आपको कह सकता हूं इस ओलंपिक वीर पर जल्दी ही फिल्म बनने वाली है, और बनना भी चाहिए। जिस दिन इस ओलंपिक वीर किताब पर फिल्म बनेगी, वो फिल्म सबसे ज्यादा चलेगी और पहला शो मैं देखूंगा। मुझे पता है, क्योंकि ओलंपिक वीर केडी जाधव साहब के जीवन पर लिखी गई है। खसाबा दादा साहेब जाधव, महाराष्ट्र में जन्म हुआ 1948 में। इन्होंने ओलंपिक हेलसिंकी मतलब लंदन ओलंपिक में गए, कुश्ती लड़ी, लेकिन किसी का सपोर्ट नहीं था, फिर भी बंदा अपने दम पर 6ठे नंबर पर आया। 1952 में थोड़ी सी मदद मांगी इन्होंने, कोल्हापुर के महाराजा से मदद मांगी, लेकिन मदद कम पड़ गई। इनके माता पिता ने लोगों के घर घर जाकर, अपने गांव में जाकर उनसे सबसे चंदा मांगकर पैसा इकट्ठा किया, फिर भी कम पड़ गया। आखिरकार कोल्हापुर की बैंक में इन्होंने अपना 7,000 में घर गिरवी रखा और इनका सिलेक्शन के लिए नाम गया, लेकिन सरकारी कागज में इनका नाम नहीं आया। तो इन्होंने पटियाला के महाराजा से जुगाड़ लगवाई, पटियाला पंजाब, और पटियाला के महाराजा खेल के बड़े शौकीन थे, तो उन्होंने इनको रिकमेंडेड कर दिया, तो इनका सिलेक्शन हो गया। जब वहां गए तो इन्होंने जापान के एक ऐसे पहलवान को हराया जो पहले बड़ा नामी था, लेकिन अंततः फाइनल में देखा जाए तो इन्हें कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल से संतुष्ट करना पड़ा। यह पदक भी भारत के लिए किसी सोने के पदक से कम नहीं था। जब दादा साहेब जाधव लौटकर अपने देश में आए तो सतारा महाराष्ट्र के इनके गांव के लोगों ने इनका स्वागत 151 बैलगाड़ियां लेकर गांव के लोग गए ने लेने, फूल हार माला पहनाकर ढोल बाजे के साथ में स्वागत किया। लेकिन एक बात सुनकर दुख होता है कि जिस व्यक्ति ने अपना घर गिरवे रखा उस व्यक्ति को बाद में एक जॉब भी मिली सरकारी, लेकिन खुद को ये बाद में पेंशन जब लेने गए तो ये साबित करने में इनको पूरा जीवन निकल गया कि मैं ही केडी जाधव हूं जिसने तुम्हें मेडल दिलवाया है भारत वालों। और ये पहलवान जिसने अपने दम पर कुश्ती पर मेडल दिलवाया अंततः भूखमरी के कारण मृत्यु का कारण बना और इनकी मृत्यु महाराष्ट्र में हो गई। बड़ा दुख होता है ऐसी घटनाओं को सुनकर। तो ओलंपिक वीर जब भी किताब पर लिखी गई पिक्चर आएगी जरूर देखिएगा। आपसे पूछा जाए ओलंपिक वीर किताब किसके ऊपर लिखी गई है, संजय नाम के व्यक्ति ने लिखी है, तो ओलंपिक वीर किताब केडी जाधव के नाम पर लिखी गई। भारत को पहला मेडल ओलंपिक में व्यक्तिगत केडी जाधव ने दिलवाया 1952 हेलसिंकी। एसएससी का क्वेश्चन है,
लेकिन भारत को पहला मेडल तो वो 1928 हॉकी में मिला था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर बात आपको जमी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट डेली लाइव क्लासेस चलती है हमारी। नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट पर आते हैं। अब बात करता हूं 1956 के मेलबोर्न कहां पर है? 1956 के मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक में। यह भी प्रश्न अधिकतर मेलबोर्न के नाम से पूछा जाएगा, 56 कम पूछा जाएगा, मेलबोर्न पूछा जाएगा। रीजन है यह वो ओलंपिक था जब पहली बार, सुनिएगा, पहली बार महिलाओं को एंट्री मिली थी 1900 ईस्वी में, लेकिन भारत की महिला पहली बार शामिल हुई थी 1956 में। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि 56 साल के बाद में यह प्रश्न पूछा जाता है कि महिलाओं की एंट्री के 56 साल बाद भारत ने एंट्री ली और पहली महिला खिलाड़ी भारत की जिसने ओलंपिक में कदम रखा, नाम है मैरी लीला राव। यह प्रश्न आपको विविध अर्थात मिसलेनियस में पूछा जाता है। किसी भी स्टेट के हो मेरे भाई बंधु, आपसे प्रश्न पूछा जाता है। पहली महिला, पहली लेडी, फर्स्ट इंडियन लेडी जो ओलंपिक में कदम रखती है, ओलंपिक में भागीदार होती है, नाम है मैरी लीला राव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओलंपिक में भाग लिया था पहली महिला खिलाड़ी। आगे क्या लिखा है? हॉकी में भारत ने लगातार छठा, 6th गोल्ड मेडल, अर्थात गोल्ड मेडल की बात करें तो एक और गोल्ड मेडल जीता था और वो कौन से नंबर का था? 6ठे नंबर का गोल्ड मेडल था लगातार। समझ में आ रहा है? यह महत्वपूर्ण स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रश्न बनेगा, याद रखिएगा। रोम 1960 के 1960 का रोम ओलंपिक, रोम मेरे दोस्त कहां पर है? रोम है 1960 का रोम ओलंपिक, इटली की राजधानी ओलंपिक। समझ में आ रहा है? पहली बार टीवी पर प्रसारण आया, भाई साहब टीवी पर लोग देख सकते थे 1960 में पहली बार, ठीक है ना। हॉकी में भारत ने रजत पदक जीता। यह रजत पदक जीता का मतलब सिल्वर मेडल जीता। कौन सा मेडल जीता? सिल्वर मेडल जीता, सिल्वर मेडल मिला पहली बार। अभी तक गोल्ड से ही जीतते आए थे, सिल्वर जीता। क्यों? क्योंकि इसमें पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया था 1960 के ओलंपिक में, पाकिस्तान से भारत हार गया था। भारतीय गोलकीपर शंकर लक्ष्मण थे। आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि शंकर लक्ष्मण का संबंध इंदौर जिला, कौन सा जिला? इंदौर जिले की एक तहसील है जिसका नाम है महू, और ये महू एक छावनी है, आर्मी छावनी, और ये आता है कहां पर? मध्य प्रदेश में। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि शंकर लक्ष्मण का एक उपनाम है, निकनेम है, जिसे गोली कहा जाता है। जिस तरह से सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है और लिटिल मास्टर कहा जाता है सुनील गावस्कर को, उस तरह से शंकर लक्ष्मण हॉकी के खिलाड़ी को गोली के नाम से जाना जाता है। गोली मतलब गोलकीपर। समझ में आ रहा ना? तो एक पहला ऐसा भारतीय खिलाड़ी भी है, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। शंकर लक्ष्मण पहले ऐसे भारतीय हॉकी खिलाड़ी है जो गोलकीपर बने प्लस कप्तान बने, अर्थात पहला व्यक्ति जो गोलकीपर होने के साथ साथ कप्तान बना था, पहला हॉकी खिलाड़ी शंकर लक्ष्मण। संबंध इनका मध्य प्रदेश से है। 400 मीटर दौड़ में भाग रे मिल्खा भाग, क्या लिखा हुआ है? मिल्खा सिंह ने भाग लिया रोम इटली ओलंपिक में, और याद रखिएगा चौथे नंबर पर रहे, मतलब ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं मिला। इनकी गलती से नहीं मिला, और इस गलती पर इतना पछताए कि आने वाले समय में हस्ताक्षर कर दिए, विश्व रिकॉर्ड तोड़ूंगा। याद करो भाग मिल्खा भाग फिल्म में, स्लो मोशन अंग रह जा फिर क्यों टाइम गवाएं, तेरी विस्की है, वो गाना जब गाते हैं और पी के जब आते हैं वो, और सुबह लेट पहुंचते हैं और आ नहीं पाते हैं, हार जाते हैं, बोलो हाँ ये वही है, वही दृश्य का सीन दिखाया गया है, ये हार जाते हैं। आप कहोगे सर फिर वो रिकॉर्ड, वो सारे रिकॉर्ड या तो एशियाड में बने हैं या कॉमनवेल्थ में बने, ओलंपिक में नहीं है, ध्यान रखिएगा, ओलंपिक में नहीं, एशियाड में है, ठीक है ना। तो रोम के इटली के 1960 के ओलंपिक में प्रतिभागी बने थे मिल्खा सिंह, और इसी समय पर पहली बार टीवी पर प्रसारण आ रहा था। इससे पहले वो जो एशियाई खेल थे उसमें प्रतिस्पर्धा में जीत चुके थे गोल्ड मेडल। ये ओलंपिक की बात चल रही है। आगे चलिएगा, नेक्स्ट पर देखिएगा, टोक्यो 1964, टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो कहां पर होता है? जापान में। टोक्यो जापान की राजधानी टोक्यो। पहली बार में समझिएगा एशियाई देश में, पहली बार एशियाई देश में आयोजन हो रहा था। हां, अभी तक आपने जितने भी नाम सुने उसमें एक भी देश ऐसा नहीं था जिसका नाम एशिया का तो जो देश था एशियाई देश था पहली बार। चीन से भी पहले जापान में एशियाई देश में आयोजन हुआ, ओलंपिक का आयोजन हुआ था। भारत ने हॉकी में 7वां स्वर्ण पदक जीता था, और यहां भी भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। 1960 में सिल्वर जीतना पड़ा था। 1968 में मेक्सिको सिटी, ये मेक्सिको में हो रहा था। ये आपको देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका में, अमेरिका के पास पड़ने वाला एक देश है। यहां पर आयोजन हुआ था और भारत को हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल मिला था। यह भारत का हॉकी में ओलंपिक में अब तक का सबसे निम्नतर प्रदर्शन था।
कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल जीता, तीसरे नंबर पर रहा। 1972 का म्यूनिख में हुआ, जर्मनी में हुआ, जिसमें भारत को हॉकी में फिर से ब्रॉन्ज मेडल मिला, फिर से तीसरे नंबर पर रही, अर्थात लगातार दूसरी बार सबसे गंदा प्रदर्शन था। और इसी ओलंपिक में 1972 के अमेरिकी तैराक नाम है मार्क स्टिपज ने 7 स्वर्ण पदक जीते थे, 7 स्वर्ण पदक एक ही ओलंपिक में। यह रिकॉर्ड 1972 से 2008 तक रहा, तब तक जब तक इनके ही देश के खिलाड़ी माइकल फेल्प्स ने इनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ दिया। माइकल फेल्प्स, जिसके बारे में कल चर्चा कर चुका हूं, जिन्हें गोल्डन शार्क कहा जाता है, दुनिया में सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल का रिकॉर्ड माइकल फेल्प्स के नाम पर है, जो स्विमर है अमेरिका के। ठीक है ना। यहां तक अगर आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। बराबर आप वीडियो को देख रहे हैं, पसंद आ रहा है लाइक कीजिए। दोस्तों, हमारी लाइव क्लास लगातार डेली रहती है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। 1980 में 1980 ईस्वी में मॉस्को मतलब सोवियत संघ, जिससे वर्तमान में आप कह सकते हैं रूस की बात कर रहा हूं मैं, भारत ने हॉकी का 8वां स्वर्ण पदक जीता। 1980 की बात कर रहा हूं, इस सन को याद कर लो। अरे याद कर लो भाई, क्योंकि 1980 में 8वां स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद भारत ने ओलंपिक में, हॉकी में, अरे वो ओलंपिक हो चाहे वो वर्ल्ड कप हो, भारत ने गोल्ड मेडल जीता ही नहीं। किसमें? हॉकी में। तो ये भारत का 8वां स्वर्ण पदक था। मैं इसे कह सकता हूं कि यही भारत का लास्ट मेडल था, यही भारत का लास्ट मेडल था, याद रहेगा। साथ ही में 1984 की अगर बात की जाए तो लॉस एंजल्स में, अमेरिका की बात कर रहा हूं, लॉस एंजल्स अमेरिका के ओलंपिक की बात कर रहा हूं, तो भारतीय महिला धावक, ध्यान से सुनिएगा, इंडियन एथलीट, इंडियन रनर, नाम है पीटी उषा। बहुत शानदार, पीटी उषा, केरल में जन्मी पीटी उषा की अगर बात की जाए तो पीटी उषा शामिल हुई और 1 सेकंड के 100वें हिस्से मतलब मैं बता रहा हूं पलक झपकने से भी कम समय, अपनी पलक झपक कर देखना, इतने से हिस्से से, इतने से समय से चूक गई। तो आप क्या सोच रहे हो, 1 मिनट की कीमत नहीं, 1 सेकंड की नहीं, 1 सेकंड के 100वें हिस्से की भी कीमत है। वरना आज पीटी उषा के नाम पर ब्रॉन्ज मेडल होता और ये भारतीय इतिहास में ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली लेडी बन जाती। लेकिन ये लेडी पहली नहीं बन पाई क्योंकि कांस्य पदक से वंचित रह गई। वंचित रह गई का मतलब हार गई, लेकिन बहुत नाम कमाया दुनिया में पीटी उषा। वो उन्होंने कला दिखाई कि पीटी उषा को भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी कहा जाता है। ट्रैक और फील्ड समझते हैं, जो आपको बना रहता है ग्राउंड, उसकी बात कर रहा हूं। इन्हें पयोली एक्सप्रेस कहा जाता है क्योंकि ये पयोली जो है केरल के रहने वाली और वहीं की एक्सप्रेस मतलब धावक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और उड़न परी के नाम से जाना जाता है, एक परी जो उड़ती है, उड़न परी, बहुत तेज दौड़ी है, इस कारण से भारतीय ट्रैक और फील्ड की परी रानी पयोली एक्सप्रेस और उड़न परी के नाम से जानी जाती है। कौन? पीटी उषा। साथ ही साथ में एक बात और बता दूं आपको, 400 मीटर बाधा दौड़ में, बाधा दौड़ मतलब होती है हर्डल रेस। हर्डल मतलब आपके सामने ऐसे बैरिकेड्स लगे रहते हैं, आपको इन बैरिकेड्स से छलांग लगाकर कूद के जाना होता है। 400 मीटर के बैरिकेड्स मतलब बाधा दौड़ जिसे कहते हैं, हर्डल रेस में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। आप सोच रहे होंगे सर फाइनल में कोई क्रिकेट मैच है? ये अलग अलग स्टेप में होती है। ऐसा नहीं कि आपने 400 मीटर की दौड़ कर ली और एक बार में खेल खत्म हो गया, बार बार मौका मिलता है, बार बार मौका मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे कि ओलंपिक में 400 मीटर हर्डल रेस में मान के चलो 30 देश की 30 खिलाड़ी आई है, तो 30 को एक साथ तो नहीं दौड़ाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक एक करके छाटते छाटते आखिर में फाइनल तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी। शुरू के 5 राउंड में तो कुछ नहीं हारी, बाद में इनकी किस्मत साथ नहीं दे पाई, ये आप याद रखिएगा। तो पहली महिला भारतीय जो ओलंपिक फाइनल में पहुंची, नाम है पीटी उषा। चलिए नेक्स्ट पर आइए। नेक्स्ट पर है आपको 2000 ईस्वी की बात करें तो 2000 ईस्वी में यह सिडनी में हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया में। अभी कहां हुआ था? इससे पहले मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है ना। कर्णम मल्लेश्वरी, वाह भाई वाह, तीसरा नाम आया, ध्यान से सुनिएगा। पहला नाम मैंने बताया था मेरी लीला राव। कौन सा था? मेरी लीला राव। मेरी लीला राव पहला नाम। मैं क्लियर कर दूं क्या था? ये वो नाम है मेरी लीला राव जो भारत की ओर से पहली बार ओलंपिक में गई। दूसरा नाम सुनिएगा, दूसरा नाम सुनिएगा, पीटी उषा। ये पीटी उषा वो नाम है जो भारत की ओर से पहली बार फाइनल में गई। और तीसरा नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। तीन ही पर भारी पड़ गई, दोनों पर। कैसे देखिएगा, ये सबसे पहली बार शामिल हुई, ये सबसे पहली बार फाइनल में गई पर मेडल नहीं मिला। पर ये कर्णम मल्लेश्वरी बहुत बाद में गई। कब गई? 2000 में, पर मेडल लेके आई। इस कारण से फिर भी पहली भारतीय महिला कहलाती है।
तो कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने 69 केजी अर्थात 69 किलोग्राम में भारोत्तोलन अर्थात वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल अर्थात कांस्य पदक जीता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ब्रॉन्ज मेडल जीता, हालांकि गोल्ड मेडल नहीं जीता पर ब्रॉन्ज मेडल जीता, फिर भी भारत की पहली महिला बन गई। क्यों? क्योंकि याद करो केडी जाधव साहब पहले पुरुष थे, पहली महिला। मेरी लीला राव पहली बार शामिल हुई पर जरूरी थोड़ी कि मेडल मिला, पीटी उषा को भी नहीं मिला, ये भी रह गए, पर मिला किसको? कर्णम मल्लेश्वरी को मिला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कर्णम मल्लेश्वरी को मेडल मिला। तो याद रखिएगा इन्हें द आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। किसे? कर्णम मल्लेश्वरी को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर भारोत्तोलन क्या है? इंग्लिश मीडियम वाले वेट लिफ्टिंग में समझ गए होंगे। मैं आपको बता दूं भारोत्तोलन आपने देखा होगा, आप जिम में जाते हैं ना, वो उठाने के लिए प्लेट्स लगाकर उठाया जाता है, फिर उसको ऊपर उठाया जाता है और कुछ समय के बाद में रखना पड़ता है, वो होता है वेट लिफ्टिंग, जिसे कहते हैं भारोत्तोलन, भार उठाना। समझ में आ रहा है? ओके। 2004 के एथेंस ओलंपिक पर आ जाइए। एथेंस राजधानी है ग्रीस की, इसी को कहा जाता था पुराने समय में यूनान, अब का कहा जाता है ग्रीस। निशानेबाज राजवर्धन सिंह राठौड़, मैं आपको बता दूं राजवर्धन सिंह राठौड़ भाजपा की ओर से सांसद भी चुने गए हैं, उन्हें राज्य खेल मंत्री का भी पद मिला था। राजवर्धन सिंह राठौड़ भारत को शूटिंग का पहला व्यक्तिगत मेडल दिलाने वाले व्यक्ति बने। ध्यान से सुनना, पहला व्यक्तिगत मेडल तो केडी जाधव ने जीत लिया था, पर वो हो गया था कुश्ती का। अब हम कह नहीं सकते हैं कि राजवर्धन सिंह राठौड़ ने भारत को पहला व्यक्तिगत मेडल दिलवाया। कैसे कह सकते हैं? केडी जाधव साहब ने जीता था, कर्णम मल्लेश्वरी जी ने जीता था, इसने जो जीता था इनने वो जीता था शूटिंग में। हम कह सकते हैं शूटिंग का पहला पर्सनल सेपरेट अपना बात करो व्यक्तिगत मेडल तो वो था राजवर्धन सिंह का। लेकिन याद रखिएगा वो सिल्वर मेडल था। कौन सा था? सिल्वर मेडल था। कौन सा था? सिल्वर मेडल। आप कहोगे सर इस पर इतना दबाव क्यों दे रहे हो सिल्वर मेडल पर? आपको मैं बताऊंगा अगले स्लाइड में अभिनव बिंद्रा, तब भी मैं कहूंगा कि निशानेबाजी में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक, तो आपको अंतर समझ में आएगा। देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बताता हूं। लिया आपने? ओके, चलिए नेक्स्ट पे देखिए क्या लिखा हुआ है। 2008 बीजिंग ओलंपिक चाइना में हुआ था। अभिनव बिंद्रा व्यक्तिगत तौर पर स्वर्ण पदक, इनका संबंध किससे है? तो याद रखिएगा अभिनव बिंद्रा का संबंध है शूटिंग से। किससे है? शूटिंग अर्थात निशानेबाजी। व्यक्तिगत तौर पर स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। अब बताओ कैसे अंतर करोगे? इनसे 4 साल पहले 2004 में एथेंस के ओलंपिक में राजवर्धन सिंह राठौड़ ने भी तो शूटिंग में मेडल जीता था, इनने भी शूटिंग में मेडल जीता। अंतर यह कि उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और इन्होंने क्या किया है? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। हमेशा याद रखना सबसे बड़ा गोल्ड मेडल होता है। तो आज तक भारत में हॉकी के अलावा कोई बंदा अपने दम पर गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया था। इस कारण से अभिनव बिंद्रा का नाम रातों रात छा गया था। याद रहेगा, अंतर समझ में आया होगा? बिल्कुल क्लियर है। उसी साल इन्होंने गोल्ड मेडल जीता तो विजेंद्र सिंह मुक्केबाज थे, नवयुवक, उन्होंने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता और सुशील कुमार ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। टोटल मिलाकर 2008 में 3 मेडल आए थे। समझ में आ रहा है? साथ ही में भारतीय हॉकी टीम, पूर्व का तूफान कहे जाने वाली भारतीय हॉकी टीम 2008 में क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी। क्वालिफाई करना होता है, एक निश्चित संख्या रहती है कितनी टीमें खेलेगी। जैसे कि फीफा में नहीं रहता कि 32 टीमों को खिलाएंगे, तो उनमें 32 को रखा जाता। उसमें अगर देखा जाए तो निश्चित संख्याओं में ये बाहर हो गई थी। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। जल्दी से प्लीज प्यारे विद्यार्थियों लाइक करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, जल्दी से देखते रहिए आप। नेक्स्ट पर आ जाइए, ठीक है ना। 2012 की बात करते हैं। 2012 लंदन ओलंपिक 2012 की बात करते हैं तो लंदन आपको पता ही है ब्रिटेन की बात करते हैं। 2012 लंदन ओलंपिक, भारत ने 2 रजत पदक और 2 कांस्य पदक, अर्थात 2 तो सिल्वर मेडल की बात कर सकता हूं मैं इसमें, और 2 इसमें मैं बात कर सकता हूं ब्रॉन्ज मेडल की। 2 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल में बात कर सकता हूं 6 मेडल। टोटल कितने? कुल 6 मेडल इन्होंने जीते। इससे आप अंदाजा लगाना, भारत को कई सालों तक मेडल के लिए तरसता रहा। अब तक ओलंपिक में जीते गए भारत के सर्वाधिक पदक हैं। आपसे प्रश्न बनेगा, भारत का ओलंपिक में सबसे अच्छा प्रदर्शन पूछा जाएगा। सबसे अच्छा प्रदर्शन कब रहा? सबसे अच्छा प्रदर्शन कब रहा? मेरी बहुत याद आएगी जब ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि
क्योंकि प्रश्न के तरीके क्या होते हैं उसे मैं बहुत जांच भाप के आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको याद रखना है। ये रजत सिंह शेखावत बहुत याद आएगा जब ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उत्तर दे के आइएगा 2012, ठीक है। ओके, 2 सिल्वर मेडल जीते और 4 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते। हम देख लेते कौन कौन विजेता रहा। सिल्वर मेडल, हम यहां से अंदाजा लगाते हैं कि दुनिया के सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता में अगर कोई मेडल जीतता है, चाहे वो ब्रॉन्ज जीते, आप सोचो दुनिया के किस कोने से ना जाने किस खिलाड़ी से पाला पड़ा होगा, वहां से एक मेडल लेकर आना, भले वो 3rd कैटेगरी का हो, अपने आप में कीर्तिमान है। तो याद रखिएगा विजय कुमार शूटिंग में अर्थात निशानेबाजी में। यहां से आपको यह भी याद रखना है कि किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। सुशील कुमार रेसलर, सुशील कुमार एक तरफ पर आज चला है, सुशील कुमार रेसलर है, ठीक है ना। अभी हाल की तारीख में कुश्ती में भारत के सबसे नंबर 1 खिलाड़ी है बजरंग पूनिया। कौन है? बजरंग पूनिया। अभी कौन बात कर रहे हैं? सुशील कुमार। 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे हमने 2012 में। गगन नारंग, याद रखिएगा शूटिंग से संबंध है इनका। गगन नारंग का संबंध किससे? शूटिंग से। हमेशा याद रखना है, ऐसे राइफल रखी हुई मिलेगी कंधे पर इनके, फोटो में रियल में नहीं, ठीक है ना। योगेश्वर दत्त, भाई साहब योगेश्वर दत्त को भी देखा होगा आपने, चेहरे से दुबले पतले लेकिन हेल्थी, रेसलिंग अर्थात कुश्ती से संबंध है योगेश्वर दत्त साहब का। इन दोनों ने किस में जीता? एक ने शूटिंग में, एक ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। साइना नेहवाल, साइना नेहवाल आंध्र प्रदेश की, आंध्र हैदराबाद की साइना नेहवाल। बैडमिंटन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? साइना, अच्छा वो तो पीवी सिंधु बेटा हैदराबाद की, सॉरी। साइना नेहवाल हरियाणा से, ये हरियाणा से साइना नेहवाल। मैरी कॉम बॉक्सिंग, बॉक्सिंग इन्हें कहा जाता है सुपर मॉम। इन्हें क्या कहा जाता है? सुपर मॉम, सुपर मॉम कहा जाता है। बॉक्सिंग की खिलाड़ी है मैरी कॉम, इन्हें एमसी मैरी कॉम को सुपर मॉम कहा जाता है। सबसे बढ़िया बात बताऊं, हम कहते हैं सर राजवर्धन सिंह राठौड़ इतने फेमस नहीं हुए, अभिनव बिंद्रा साहब हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और कोई खिलाड़ी नहीं हो, मैरी कॉम हो गई। यार अभिनव बिंद्रा ने पहली बार गोल्ड दिलाया भारत को, और मैरी कॉम की तो खासियत देखो, महिला बॉक्सिंग अर्थात महिलाएं बॉक्सिंग लड़ सकती है ओलंपिक में, पहली बार 2012 में शुरू हुआ और मेडल भी जीत लिया। तो ये हमारी खुशकिस्मती थी कि पहली बार बॉक्सिंग शुरू हुआ महिलाओं का और हमने जीत लिया। स्क्रीनशॉट लीजिए, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर आएंगे यहां से। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये आता है शानदार और अंतिम, क्या होता है, बात करते हैं हम रियो ओलंपिक 2016। भाई 2020 का क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि 2020 टोक्यो का निरस्त हो गया है। और ये बात करता हूं मैं, ये कहां पर है? तो याद रखिएगा ये है ब्राजील में। कहां पर है? रियो डी जेनेरो। देखिएगा 31वां ओलंपिक था, ये 5 अगस्त से 21 अगस्त 2016 तक आयोजित हुआ। ये कहां पर हुआ? ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। कहां पर हुआ? ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। गाना सुना होगा ब्राजील ला 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 ला, वो इसका नहीं है, वो फीफा वर्ल्ड कप भी होता है, हैं? बह गए होंगे एकदम से, हाँ हाँ हाँ, फिर ठंडे पड़ गए, उन्होंने मास्टर तो मजे ले लिया है, कोई बात नहीं। स्लोगन की बात करता हूं। स्लोगन मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं नारा। तो एक नारा रहता है, जिस नारे के दम पर ये जो है आयोजित होते हैं। देखिएगा अ न्यू वर्ल्ड, क्या था? एक नया विश्व, एक नया विश्व अर्थात अ न्यू वर्ल्ड इसका स्लोगन नारा रहा। मैस्कॉट की बात करता हूं। मैस्कॉट को हिंदी में बोला जाता है शुभंकर। मैस्कॉट को हिंदी में क्या बोला जाता है? शुभंकर। शुभंकर कौन था? विनीशियस। ब्राजील रियो ओलंपिक से पूछा जाएगा, हालांकि ओलंपिक निरस्त हो गया 2020, तो 2016 से ही, जो 2016 है वही करंट है, ठीक है ना। तो विनीशियस क्या है? ब्राजीलियन जानवरों का मिश्रित प्रतीक मतलब मैं कह रहा हूं एक रूप बनाया, कार्टून टाइप बना के रखते हैं। अब विनीशियस डालिएगा मिल जाएगा। अच्छा शुभंकर क्या होता है? ये कब से शुरू हुआ? तो मेरे प्रिय साथियों ये लेक्चर तो मैं पढ़ा चुका हूं, आपको पढ़ा चुका हूं, इस कारण से मैं आपको यहां चर्चा नहीं कर रहा हूं। आपको देखना है, जो भी विद्यार्थी, इसके 2 पार्ट है ओलंपिक इससे पहले और एक सामान्य परिचय है, 3 पार्ट है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 देख सकते हैं, पार्ट 3 है। रियो ओलंपिक मेडल टेबल में सबसे ऊपर अमेरिका रहा, फिर ग्रेट ब्रिटेन, फिर चाइना। आपको एक बात सिखाकर जा रहा हूं मैं यहां पर कि देखो टोटल मेडल जो है ब्रिटेन के 67 है, ब्रैकेट में जो लिखे हैं वो टोटल है, जो ब्रैकेट में लिखे हैं वो टोटल है और जो बाहर लिखे हुए हैं वो गोल्ड है, ठीक है ना। लेकिन चाइना के 70 है। आप मुझे बताओ, सेकंड नंबर पर तो चाइना को आना था और 3rd नंबर पर ब्रिटेन को आना था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? अंतर है, ग्रेट ब्रिटेन के गोल्ड मेडल ज्यादा है, सिर्फ 1 गोल्ड मेडल ज्यादा है और टोटल में 3 कम है चाइना से, फिर भी चाइना से ऊपर है क्योंकि गणना गोल्ड मेडल से होती है। आप समझ गए? कभी कोई पूछे कि बता भाई
किसी भी खेल में टेबल में ऊपर कौन सा देश रहेगा? जिसके 200 मेडल और 50 गोल्ड मेडल है वो, या जिसके 150 मेडल है और 51 गोल्ड मेडल है? 51 गोल्ड मेडल वाला। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अंतिम स्लाइड को पढ़ने जा रहे हैं हम। अंतिम स्लाइड को पढ़ाता हूं मैं, देखिएगा। रियो ओलंपिक 2016 की बात कर रहा हूं तो मैं कह सकता हूं कि पीवी सिंधु ने 2016 में बात कर रहा हूं, पीवी सिंधु, पहले साइना नेहवाल की बात की थी, पीवी सिंधु बैडमिंटन की स्टार प्लेयर हैदराबादी, सिल्वर मेडल जीता, अर्थात इन्हें रजत पदक प्राप्त हुआ 2016 के रियो ओलंपिक में। दूसरी बात करता हूं साक्षी मलिक, अभी हाल ही में तस्वीर दिखाऊंगा, रेसलिंग कुश्ती में बहुत छोटी उम्र में क्या इतिहास कमाया, क्या इतिहास बनाया, ब्रॉन्ज मेडल अर्थात कांस्य पदक जीता साक्षी मलिक ने। आप डालिएगा साक्षी मलिक रियो ओलंपिक रेसलिंग फाइनल रेसलिंग में साक्षी मलिक ने अंतिम 5 सेकंड में दाव बदल दिया और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर वो खुशी से लहराई। वो तस्वीर अभी आपको मैं दिखाने वाला हूं, पर उससे पहले देखिएगा, जब भी ओलंपिक में हर देश जाता है, ओलंपिक हो, एशियाड गेम्स हो या कॉमनवेल्थ हो, हर गेम में ओपनिंग में एक भारतीय खिलाड़ी अपने भारतीय तिरंगे को लेकर चलता है और पूरा देश की टीम, देश के पूरे खिलाड़ी पीछे चलते हैं। ऐसे ही क्लोजिंग में होता है। मैं दावे से कह सकता हूं ये प्रश्न आते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मेरे नाम से हाथ जोड़ोगे, जब परीक्षा में आएगा जिसने वीडियो देखा वो कहेगा वारे शेखावत सर सही बोला था, हमने तो नहीं सुनी। मैं कह रहा हूं कि भारतीय ध्वजवाहक कौन रहा था 2016 रियो ओलंपिक में, तो पूछा जाएगा ओपनिंग में कौन था, जिसे कहते हैं शुभारंभ, तो अभिनव बिंद्रा। क्लोजिंग में कौन था, जिसे कहते हैं समापन, तो आएगा उत्तर साक्षी मलिक। याद रखिएगा। ऐसे ही मैं आपको एशिया में एशियाड गेम में बताऊंगा, ऐसे ही मैं कॉमनवेल्थ में बताऊंगा। तो ओपनिंग सेरेमनी 2016 रियो ओलंपिक ध्वजवाहक थे अभिनव बिंद्रा साहब, और क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक थी साक्षी मलिक। और इन दोनों की तस्वीर आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये आगे, और ये देखिए, ये देखिए, ये ध्वजवाहक कौन है? ये ध्वजवाहक, ये ध्वज लेकर चल रहे हैं, ऐसे चलता है। देखिए ये अभिनव बिंद्रा साहब है, इनके हाथ में ध्वज है, और पूरी भारतीय टीम, ये देख रहे हैं आपको, भारतीय महिला, इनके पीछे भारतीय पुरुष भी हैं, ये टीम पूरी चल रही है और सभी इनका अभिनंदन करते हैं। ऐसा ही मुझे साक्षी मलिक की ऐसी तस्वीर नहीं मिली, लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये है साक्षी मलिक। ये वो तस्वीर है जब इन्होंने आखिरी 5 सेकंड में दाव लगाया था, और जैसे ही देखा स्कोर कार्ड की तरफ कि साक्षी मलिक आगे तीसरे प्लेस पर, तिरंगा उठाकर जो भागने लगी और उत्साह मनाया, ये उस ग्राउंड की, रियो ओलंपिक के ब्राजील के एक ग्राउंड की तस्वीर है। ये है साक्षी मलिक रेसलर, जिन्होंने समापन पर, क्लोजिंग पर ऐसे ही ध्वजवाहक बनी थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये था आपका शानदार सा लेक्चर ओलंपिक के संदर्भ में। उम्मीद करता हूं अगर जो भी बच्चा पार्ट 1, 2, 3 तीनों देख लेगा, मुश्किल से उसको डाउट आएंगे, शायद उसके डाउट ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मैं ढेर सारा इसमें ओलंपिक का इतिहास और करंट अफेयर्स पढ़ा चुका हूं। मैं मंडे को आपको अगली क्लास में मिल रहा हूं शाम 7:30 बजे लाइव, और उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा मिसलेनियस अर्थात विविध, जिसमें आप दुनिया के सारे बड़े बड़े संगठन, पुरस्कार सब पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए प्लीज आप जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा फ्री पढ़ा रहे हैं सब कुछ यूट्यूब पर। जय हिंद, धन्यवाद।